व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा पड़ोसी देश है, आप देखेंगे अभी उसकी हालत काफी खराब है। वर्तमान में रिसेंटली इंडिया के आसपास कौन सी कंट्री है जिसमें नया सिस्टम, भारत ने भी अपने आप को हिंदू नेशन डिक्लेयर नहीं किया। सिस्टम सिस्टम में डिफरेंस होता है। जैसे अब जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान से आप क्या समझते हैं, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कई लोग ये जानते ही नहीं है कि संविधान होता क्या है। तो पहली जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दुनिया के कौन से देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें कोई सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी, जैसे भारत का संविधान हमने कहाँ से लिया, कैसे लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान कट कॉपी पेस्ट है। कट कॉपी पेस्ट का मतलब क्या हुआ, इधर उधर से जो चीजें हमें सही लगी हमने उठा ली। लेकिन कुछ लोगों का कहना नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल है, फ्रेश है, मौलिक है, हमारे खुद के विचार है, हमने एज इट इज कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने हमारी सिचुएशन को समझा और उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें चीजों को अप्लाई किया, इम्प्लाई किया या इम्प्लीकेट किया। तो इसका मतलब हमने दुनिया के संविधानों को पढ़ा, समझा और उसमें से बेटर चीज को उठाया। यदि हमें कट कॉपी पेस्ट करना होता तो हमें 3 साल बैठने की आवश्यकता नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो एक लंबा टाइम हमने लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो पहला कुछ पार्ट ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में एक बेसिक ब्रीफ होता है जो आज की कक्षा में हमें समझना जरूरी है। दूसरा, इसमें एक शब्द आता है राजनीतिक व्यवस्था। तो एक बच्चे को ये जानना जरूरी है पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम वो होता है जिसमें कोई न कोई भूभाग होता है। भूभाग को हम क्या कहते हैं, कोई न कोई ज्योग्राफी होती है। जैसे आज राजस्थान का पॉलिटिकल सिस्टम जो भी होगा वो कहाँ लागू होगा, राजस्थान या गुजरात में? राजस्थान में। राजस्थान में रहने वाले लोगों पर लागू होगा या महाराष्ट्र में रहने वाले पर? राजस्थान। तो मतलब जब भी हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो हर एरिया का पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या अमेरिका और इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम सिमिलर है या डिफरेंट है? थोड़ा फर्क होगा, कई चीजें हो सकता है वहां से प्रेरित हो, लेकिन एज इट इज नहीं है। हमारा पड़ोसी देश है, आप देखेंगे अभी उसकी हालत काफी खराब है, भुखमरी की, दुनिया भर के कर्जे की, ठीक है, इकोनॉमिक अनबैलेंस की, कई तरह की आप समस्याएं सुन रहे हैं। कौन से देश में? पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने जब अपने आप को नेशन फॉर्म में क्रिएट किया तो अपना नाम रखा इस्लामिक नेशन। इसका मतलब पाकिस्तान की जो भी राज व्यवस्था है वो रिलीजन बेस्ड है। रिलीजन मतलब धर्म आधारित है। लेकिन भारत में किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी गई और भारत ने अपने सिस्टम को सेकुलर कहा। क्या कहा? सेकुलर। तो भारत एक ऐसी व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष। वर्ड क्या आता है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अंग्रेजी में बोले तो सेकुलर सिस्टम ऑफ, मतलब इंडिया में यदि हम बात करें तो कैसा सिस्टम है? सेकुलर है। तो इस रूप में हम दुनिया के कई देशों, जैसे हाल ही में हमारा एक पड़ोसी देश है जो राजतंत्र से मुक्त हुआ, वहां पे मोनार्की सिस्टम था, डिक्टेटरशिप थी, या डिक्टेटरशिप तो नहीं कह सकते, राजतंत्र था। मोनार्की सिस्टम था, राजा का राज था। और राजा ने वहां अपने आप ही क्विट कर दिया, भाई हमें शासन नहीं चलाना, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारी व्यवस्थाओं में सब कुछ सही नहीं चल रहा और हम एक कंट्री को गवर्न नहीं कर सकते। तो जैसे राजा ने क्विट किया, पूरी व्यवस्था डेमोक्रेटिक फॉर्म में चेंज हो गई और उस देश का नाम नेपाल है। कौन सा देश है? नेपाल। तो आज पूछा जाए वर्तमान में रिसेंटली इंडिया के आसपास कौन सी कंट्री है जिसमें नया सिस्टम डेवलप हुआ है, तो कौन सा देश है? नेपाल। अब नेपाल जब बना तो एक डाउट ये था कि नेपाल कैसा बनेगा। कुछ लोगों को लगा कि नेपाल में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये अपने आप को एक हिंदू नेशन डिक्लेयर करेगा। आज तक दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने आप को हिंदू नेशन डिक्लेयर करे। भारत ने भी अपने आप को हिंदू नेशन डिक्लेयर नहीं किया। तो एक, आप ये कह सकते हैं डाउट, या एक र्यूमर कह दो, या एक आशंका कह दो, या एक आशा या अपेक्षा कह दो, उन लोगों को थी जो इस रिलीजन को अपने आप को प्रायोरिटी के तौर पे लेते हैं। तो भारत में ऐसे रहने वाले बहुत सारे लोग थे जिनको ये महसूस हुआ कि शायद नेपाल कैसा देश बनेगा? हिंदू नेशन। लेकिन नेपाल ने भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वहां अपना सिस्टम देखा और उसने अपने आप को सेकुलर डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? सेकुलर। तो जब हम समझते हैं इन सारी चीजों को तो ये पता चलता है कौन से देश में कैसी व्यवस्था है। क्लियर है? वहां का शासन कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां उस कंट्री में सोवरेनिटी मतलब डिसीजन लेने की पावर है या नहीं है, उस कंट्री में किस तरह की डेमोक्रेटिक फॉर्म है, या डेमोक्रेटिक फॉर्म है ही नहीं, वहां राजा का शासन है। जैसे हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है भूटान। कौन सा देश है? भूटान। और जब हम भूटान में जाएं तो आज भी राजतंत्र है भूटान में, परंपरागत आधार पे, मतलब ये कहते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, मतलब जो परंपरा
वंशगत आधार पर जो राजा है उसी का वंश आगे जाके राजा के रूप में काम कर रहा है, और राजा के मेन प्रतिनिधि जो है राजा की पसंद से ही चुने जाते हैं और वही पूरे गवर्नमेंट में सिस्टम को संभालते हैं। तो सिस्टम सिस्टम में डिफरेंस होता है। जैसे थाईलैंड में कभी राजा का राज था, अब थाईलैंड का सिस्टम बदल गया है। वियतनाम अलग तरह की व्यवस्था है। क्लियर है? हमारे आसपास बहुत सारे देश है। सिंगापुर एक छोटा सा देश है। आज से 50-60 साल पहले सिंगापुर में बहुत बुरी हालत थी। वहां व्यभिचार था, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था। दुनिया के अधिकतम देश उसको एक मिड स्टेशन के तौर पे यूज करते थे। आज के टाइम में एशिया के पावरफुल कंट्री में किसका नाम आता है? सिंगापुर का। तो ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है वहां का गवर्नमेंट सिस्टम। आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ फ्रीडम लाए थे, दोनों एक साथ नेशन बने थे, दोनों ने एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अप्रोच शुरू की थी। ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा देश होने के बाद इंडिया आज वर्ल्ड वाइड टॉप 5 इकोनॉमी में आ चुका है। दुनिया के 5 बड़े देशों में किसका नाम है अब? भारत का। और ऐसी क्या स्थिति बनी कि भारत से पॉपुलेशन काफी कम थी। उत्तर प्रदेश के बराबर जनसंख्या है पाकिस्तान की। किसके बराबर? यूपी के बराबर। लेकिन पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में जो भी सिस्टम है वो स्टेबल नहीं है, कभी भी वहां फौज का शासन लागू हो जाता है। तो पाकिस्तान ने अपनी व्यवस्था जैसी बनाई वैसा पाकिस्तान का एक क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, या ये कहें कि डेवलपमेंट उस रूप में नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए था। तो हर देश की व्यवस्था अलग होती है। जैसे कभी पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उसके साथ एक एरिया और था जिसका नाम था बांग्लादेश। लेकिन इंदिरा गांधी के सपोर्ट से धीरे धीरे हमने, आप ये कह सकते हैं इसमें भारत का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा। 1971 में पाकिस्तान से हमने किसको अलग कर दिया? बांग्लादेश को। या ये कहें कि बांग्लादेश खुद फ्रीडम चाहता था और एक नया नेशन बन गया जिसका नाम बना बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जब बना तो उसने भी अपने आप को इस्लामिक नेशन ही डिक्लेयर किया। लेकिन बांग्लादेश की परिस्थितियों में और पाकिस्तान की परिस्थितियों में अंतर है। अब जब हम अमेरिका में के बारे में पढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ते हैं, स्वीडन, कभी नाम सुना हो? स्कैंडिनेवियन देशों में, यूरोप में सबसे ऊपर एक देश है, क्या नाम है उसका? स्वीडन। कहते हैं कि आज के टाइम में यदि दुनिया में किसी को एडमिनिस्ट्रेशन सीखना हो, पॉलिटिकल कंसेप्ट सीखने हो, तो सबसे मजबूत देश कौन सा माना जाता है? स्वीडन। स्वीडन से बहुत सारी चीजें भारत ने भी ली है। जैसे 1766 में हमने स्वीडन से कानून लिया जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो दुनिया में राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत बाद में आया। कहते हैं अमेरिका में राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं, कब आया? 1966। जबकि इससे 200 साल पहले कहां पे लागू हो गया था? स्वीडन में। और भारत में ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। एक कानून है जिसे हम बोलते हैं ओम्बुड्समैन, और हिंदी में आपने नाम कल सिलेबस में लिखा होगा लोकपाल, और जैसे राज्य स्तर पर हम क्या बोलते हैं? लोकायुक्त। तो सबसे पहले दुनिया में लोकपाल की स्थापना कौन से देश ने की? स्वीडन ने। सबसे पहले लोगों को इच्छा मृत्यु, यूथनेशिया का अधिकार किसने दिया? स्वीडन ने। तो स्वीडन एक ऐसा देश माना जाता है जिसके पास बहुत सारे पॉलिटिकल कंसेप्ट है। आज भी दुनिया के अधिकतम देश स्वीडन से पॉलिटिकल मैटर्स में बहुत कुछ सीखते हैं। तो हर देश की अपनी एक गाथा है। तो ऐसे हमें इंडिया के बारे में तो डिटेल पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हमें ये जानना है कि ये चीजें होती क्या है। फिर एक तीसरा शब्द आता है, कौन सा? गवर्नेंस सिस्टम। अब गवर्नेंस सिस्टम जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो बहुत सारी बातें, जैसे क्या इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है या मोनार्की सिस्टम है? तो हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र है या राजतंत्र है। इसका मतलब शासन। तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन। तो यदि जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुने, जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव स्वयं चुने। अब जैसे लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब सारे लोग, भारत के जो लोग हैं, एक साथ बैठेंगे और मिलकर डिसीजन लेंगे और फिर कानून बनेगा। क्या इतने बड़े देश में पॉसिबल है? नहीं। आज हम सब ये सोचें कि भारत की सारी जनसंख्या 150-60 करोड़ पॉपुलेशन बैठ के डिसीजन लेके अगला कानून कैसा हो, तो कानून कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि सभी के विचार एक जैसे हो ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया? हम डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम के रूप में नहीं गए। हम कौन से सिस्टम में गए? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब हम हर जगह से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और उसको किसी हाउस में भेजेंगे, लेजिस्लेशन में भेजेंगे। वो लोग मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे और वहां मिलकर लोग कानून बनाएंगे। इसका मतलब जैसे हम एमएलए एमपी चुनते हैं और वो एमएलए एमपी जाके आगे क्या बनाते हैं? कानून। तो पूछा जाए क्या भारत में लोकतंत्र है? हाँ या ना? क्या मतलब है लोकतंत्र का? जनता का शासन, रूल ऑफ पब्लिक। रूल ऑफ पब्लिक, जनता अपना शासन, मतलब अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। अब्राहम लिंकन कभी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन। कितना मजेदार वाक्य कहा उन्होंने।
हम खुद हमारा प्रतिनिधि चुनते हैं, उसमें कई राइट्स होते हैं। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम जब हम पढ़ते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैंने अभी क्या कहा, हमेशा चीजों को पहले समझना फिर लिखना। तो 3 शब्द है हमारे सिलेबस में, पहला शब्द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम, और तीसरा गवर्नेंस। गवर्नेंस में खूब बातें हैं। जैसे पहली बात तो हमारे यहाँ राजतंत्र है नहीं, लेकिन हम आजादी से पहले की बात करें तो हमारे यहाँ क्या था, राजतंत्र, राजा का शासन था। अब कई लोगों में आज भी एक बहस है, कुछ लोग ये कहते हैं कि यदि राजाओं का राज होता तो भारत में अच्छा शासन होता, और जनता का राज है इसलिए शासन में कहीं ना कहीं कमी है, डिसीजन मेकिंग कमजोर है। राजाओं के टाइम में डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती थी। अब इसमें कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं, शिवाजी का शासन था, महाराणा प्रताप का शासन था, साउथ में कृष्णदेव राय का शासन था, ये कुछ अच्छे राजाओं का नाम आता है। लेकिन जब इस तरह से कंपेयर करें तो औरंगजेब का भी राज था। या आज हम राजतंत्र में जाके देखें तो एक देश है जिसके आगे जाके 2 टुकड़े हुए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अपने यहां डेमोक्रेटिक सिस्टम को अप्लाई किया, और नॉर्थ कोरिया में राजा का शासन। आज यदि दुनिया में यदि सबसे भयावह कहीं की स्थिति देखनी हो, और यदि कहीं डिक्टेटरशिप जिसे तानाशाही कहते हैं वो लागू है, तो कौन से देश में, नॉर्थ कोरिया। वहां के लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं है, वो लोग अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। अब आश्चर्य करोगे, नॉर्थ कोरिया में रक्षा मंत्री को राजा के सामने बैठे हुए छींक आ गई। अब छींक और कुछ चीजें ऐसी है जो इंसान के बस में नहीं है, पॉसिबल है। तो जैसे छींक आ गई, राजा ने क्या आदेश दिया, इसको तुरंत तोप के सामने उड़ा दिया जाए, तो उसे सजाए मौत, और इमीडिएट उसको मौत की सजा। ये कहां हो सकता है, जहां पे किसका राज हो, तानाशाह का। अब कई लोग कहते हैं साहब जो भारत जैसे सिस्टम है यहां पर भी तानाशाही प्रवृत्ति डेवलप होने के चांस हो सकते हैं। अब इसमें कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि अभी करंट में डिक्टेटरशिप ही चल रही है, मोदी का राज एक तानाशाह जैसा राज है। मोदी अपनी कैरिस्मेटिक लीडरशिप और अथॉरिटी के दम पे अपने देश में शासन कर रहा है, पूरे देश को डोमिनेट कर रहा है। तो ये उन लोगों का मानना है जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं। जैसे कांग्रेस के जो अभी रिसेंटली प्रभारी है राजस्थान के, कल उन्होंने कहा इस देश में यदि सिस्टम को सही रखना है तो मोदी का मरना जरूरी है। तो ये कांग्रेस, राहुल गांधी को पूछो तो सपने में भी मोदी उन्हें एक राक्षस के रूप में दिखाई देता होगा। तो ये डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टी क्या सोचती है, ओपोजिशन पार्टी क्या सोचती है। ये सब हम आगे जाके गवर्नेंस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे, चीजों को डिटेल में ले जाके। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे पहले इंदिरा गांधी का राज था, इंदिरा गांधी के टाइमिंग में कई चीजें ऐसी नेगेटिव हुई, जैसे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, इमरजेंसी के टाइम में मीडिया के लोगों के राइट्स खत्म कर दिए, जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते उनको जेल में डाल दिया जाता। लेकिन एक तरफ कुछ लोग कहते हैं नहीं ये सब बकवास है, कभी कभी ऐसा हो गया वो अलग बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है और हमें बोलने की पूरी आजादी है। हमारे यहाँ राइट टू फ्रीडम और राइट टू, या ये कहें कि स्पीच और एक्सप्रेशन का पूरा हमारे पास में फ्रीडम है। तो ये सारी बातें भी हमारे सिस्टम में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं रिपब्लिक। अब कभी कभी बच्चा 26 जनवरी को एक दिवस मनाता है, कौन सा दिवस, रिपब्लिक डे। और किसी बच्चे से पूछे जो ग्रेजुएशन तक भी आ चुका है, उसको पूछा जाए कि रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, तो डे तो मना रहा है लेकिन मतलब नहीं पता क्या मतलब है रिपब्लिक डे का। ये तो हिंदी है बेटा, मतलब थोड़ी है। गणतंत्र का क्या मतलब है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो राष्ट्र है अपना प्रतिनिधि इलेक्शन के द्वारा चुनता है, न कि वंशानुगत। समझ में आ रही बात, कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, क्या होगा, डायनेस्टी बेसिस पे नहीं होगा, इलेक्टेड होगा। तो हमने पहली बार 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद शुरू किया और हमने डिक्लेयर किया कि अब इंडिया में इलेक्शन होंगे। क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। पहली बार 25 जनवरी 1950 को हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया और उसके अगले दिन ही देश को रिपब्लिक डिक्लेयर किया और ये कह दिया कि अब भारत में चुनाव होगा। हालांकि अंग्रेजों ने हमारा खूब मजाक उड़ाया, उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास वो पावर नहीं है कि भारत जैसे देश में बिना किसी सिस्टम के आप इलेक्शन करवा दो, क्योंकि अंग्रेज जब जा रहे थे तो उनको भरोसा नहीं था कि यहाँ कोई सिस्टम बनेगा, कोई कमीशन बनेगा, कैसे ये लोग इलेक्शन करवाएंगे। तो जाते जाते वो कई चीजों को हमारे ऊपर एक एहसान के रूप में डालना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि भारत के लोग यदि हमसे कह देंगे तो हम यहाँ इलेक्शन भी करवा देंगे, लेकिन हमने स्पष्ट मना किया कि नहीं, हमारे अंदर वो एफर्ट है, हमारे अंदर वो पावर है कि हम इलेक्शन करवा देंगे। हमने इलेक्शन की जिम्मेदारी उस समय सबसे पहले
एक व्यक्ति को दी जिनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। तो कितना मजेदार है, आप सोचो, सबसे पहले हमें आजादी मिली, आजादी के बाद हमने ये सोचा हम इलेक्शन करवाएंगे, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कर दिया। अभी राज्यों के चुनाव का तो हमने सोचा ही नहीं, सबसे पहले देश का चुनाव कैसे करवाएं। तो सुकुमार सेन ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि पूरे देश का चुनाव कैसे हो। उस समय लोग जागरूक नहीं थे, राजतंत्र बड़ी मुश्किल से खत्म हो रहा था, कई जगह तो राजतंत्र चल ही रहा था। यदि आप ये पूछे कि राजस्थान को फ्रीडम कब मिली, तो जो राजस्थान आज जिस फॉर्म में है वो बना 1 नवंबर 1956 को। अब ये बच्चे जानते ही नहीं। अब जैसे राजस्थान का आदमी यदि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो वो देश के इमोशंस को मान सकता है, लेकिन रियल में हमारे लिए फ्रीडम वाला डे था ही नहीं। हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन या हम ये कहें एग्जिस्टेंस बना है, वो कौन सी तारीख को बना है? क्योंकि हमारा राजस्थान का निर्माण का कार्य इस तारीख से शुरू कर दिया था हमने। कौन सी तारीख से? 18 मार्च। और लगभग 7 ऐसे चरण लगे जिससे हमारा राजस्थान बना। इसको हम राजस्थान का इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का एकीकरण। तब जाके राजस्थान बना। अब ये क्या, बच्चा जब पढ़ता है किताबी ज्ञान या ये कहें यूट्यूब का ज्ञान जो उसके माइंड में ज्यादा है, एक्चुअल उसको सिचुएशन पता ही नहीं है, कई चीजें उसको वास्तविक रूप से नहीं पता। तो छोटे छोटे तरीके से कई सवाल बनते हैं। जैसे पहला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कुछ बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं कि ऐसे सर्वोच्च नियम या कानून या उनका एक कलेक्शन जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। आज ये कहा जाए कि भारत में सबसे बड़े लॉज, सबसे बड़े रूल्स, सबसे बड़े कॉन्सेप्ट, सबसे बड़े नियम, सबसे ज्यादा रेगुलेशन, सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट कौन सा है इंडिया का, जिसके आधार पे हम इंडिया को चला रहे हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मतलब वो दस्तावेज जिसके माध्यम से देश अभी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से नेता राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। संविधान की मर्यादा में रहकर काम करना जरूरी है। यदि हम संविधान की मर्यादा से बाहर निकलेंगे तो शासन प्रणाली के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या करेगी? कहीं ना कहीं जो संविधान का उल्लंघन करने वाले एलिमेंट है उनको खारिज करेगी, वापस से संविधान को बरकरार करेगी, बहाल करेगी। समझ आ रही बात? तो हमने सारा सिस्टम बनाया है। और यदि मैं ये कहूं कि जिस तरह से हमारे लिए भूख है, प्यास है, क्लियर है, जैसे हमारे लिए ग्रेजुएशन करना जरूरी है, जैसे हम 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, ऐसे ही भारत के हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो हमारे लिए भारत में रहते हुए यदि हमें संविधान की समझ नहीं है तो मेरे हिसाब से हमारे अंदर कोई इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट नहीं है। तो हमें हमारे बोध में, हमारे ज्ञान में बहुत जरूरी है किसकी समझ को विकसित करना? संविधान। क्योंकि हम संविधान की समझ को विकसित करेंगे तो हम पॉलिटिकली अवेयर होंगे, और पॉलिटिकली अवेयर होंगे तो इलेक्शन में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, और जो योग्य कैंडिडेट होगा उसको हम वोट करेंगे ताकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या हो? अच्छा हो। तो ये सारी बातें हमारे सिलेबस में। अब जब हम थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव इंडिया में मिलकर काम करती है, जबकि जुडिशरी क्या होती है? सेपरेट होती है। सही बात है। विधायिका और कार्यपालिका तो हमारे यहां क्या करती है? मिलकर काम करती है। इसका मतलब मंत्री बनने के लिए हाउस का मेंबर होना जरूरी है, लोगों के द्वारा चुना जाना जरूरी है। यदि आपको लोगों ने नहीं चुना, राजस्थान में आपको मिनिस्टर बनना है, तो ऐसे नहीं कि अशोक गहलोत साहब के पास गया मैं और मैं कहूं साहब मुझे एजुकेशन मामलों की बहुत समझ है, मैं लोगों की स्किल डेवलप करा सकता हूं, कौशल विकास मंत्रालय खोल दो और मुझे मंत्री बना दो। तो गहलोत साहब कहेंगे यार पहले एक काम कर, थोड़ा ग्राउंड में जा, थोड़ा फील्ड वर्क कर, किसी पार्टी से जुड़, लोगों से इन्वॉल्वमेंट कर, थोड़ी लंबी राजनीतिक अनुभव को प्राप्त कर, फिर इलेक्शन में खड़ा हो। खड़ा होना जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जीतना। जीत के यहां पे आ और फिर यदि हमें लगा तो हम तुम्हें मिनिस्टर बनाएंगे। यानी इसका मतलब मिनिस्टर बनने के लिए, यानी एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनने के लिए लेजिस्लेशन का मेंबर होना जरूरी है। तो ऐसा व्यक्ति, जैसे आज इतना आसान नहीं होता किसी भी व्यक्ति के लिए मंत्री बनना, लेकिन कभी कभी यदि किसी में स्पेशलाइजेशन हो, जैसे आज हमारे देश में एक व्यक्ति है जिनका नाम आपने सुना हो, एस जयशंकर। कौन है ये? फॉरेन मिनिस्टर है। अब इस आदमी ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति में आना है, क्योंकि ये व्यक्ति इंडियन फॉरेन सर्विस में चयन हुए थे। इनका सिलेक्शन किस में हुआ था? आईएएस के एग्जाम में जिनकी
टॉप रैंक होती है, फिर उनसे प्रायोरिटी पूछी जाए और वो कहे कि मैं फॉरेन सर्विस में जाना चाहता हूं, उनको फॉरेन सर्विस दी जाती है। 3 साल तक उनकी दिल्ली में लग्जरियस ट्रेनिंग होती है। उनको ये कहा जाता है, सिखाया जाता है, बिठाया जाता है कैसे खाना है, कैसे बात करनी है, कैसे लैंग्वेज को समझना है, कैसे डिप्लोमेट के रूप में कार्य करना है, दुनिया के लोगों से मिलना है, प्रतिनिधियों से मिलना है, अप्रोच क्या करनी है। ऐसे व्यक्ति थे एस जयशंकर। भारत के विदेश सचिव होने के नाते आप ये कह सकते हैं, या इंडियन फॉरेन सर्विस में होने के नाते कई देशों में राजदूत रहे, उच्चायुक्त रहे, इनको दुनिया के कई देशों का व्यापक अनुभव था। जैसे ये फॉरेन सेक्रेटरी से रिटायर हुए, इनका रिटायरमेंट पूरा, मतलब इनकी नौकरी पूरी हो गई, तो मोदी को लगा यार ये आदमी मेरे कार्यकाल में विदेश सचिव रहते हुए इतना अच्छा काम कर रहा था, चूंकि सुषमा स्वराज का डेथ हो गया जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थी, तो क्यों ना मैं अपने नए टेन्योर में इसी को क्या बना दूं, मिनिस्टर बना दूं। मिनिस्टर बनने के लिए कम से कम प्रशासनिक जिंदगी से निकलना जरूरी था, और ये निकल गए, रिटायर हो रहे थे। अब जब इनको बनाया गया होगा तो इनकी मोदी से मान लो बातचीत हुई होगी, तो इन्होंने कहा भी होगा मेरे पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। तो मोदी ने कहा होगा कि राजनीति के अनुभव की मुझे आवश्यकता नहीं है, आपकी विदेशी जो अप्रोच है, आप जानते हो कि चाइना के साथ हमारे क्या रिलेशन होने चाहिए, अमेरिका के साथ क्या होने चाहिए, आपने पूरी जिंदगी इसमें खपाई है, आज आपको नौकरी करते करते 40-45 साल हो गए हैं, अब हमें आपका अनुभव चाहिए। तो इनको यह नहीं सोचना था कि मुझे कहां से चुना जाएगा पार्लियामेंट में, क्योंकि इनको कहां से चुनकर भेजा गया, राज्यसभा। बस जिस समय मिनिस्ट्री बननी थी, इनका नाम सामने आ गया कि देश के विदेश मंत्री कौन, एस जयशंकर। इनको शपथ दिला दी। विद इन 6 महीने, जिस दिन इनको शपथ दिलाई, कितने महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर इनको राज्यसभा से राज्य संसद में लाया गया। तो मंत्री बनने के लिए हाउस का मेंबर होना जरूरी, और जहां मंत्री बनने के लिए हाउस का मेंबर होना जरूरी, ऐसी प्रणाली को हम बोलते हैं संसदीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली, समझ आ रही बात। और ऐसी प्रणाली में देश में जो सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। सबसे बड़ा अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शासन का नॉमिनल हेड होता है, एक्चुअल हेड नहीं होता। ये सारी बातें जाननी जरूरी है। इसके अलावा एक उलट प्रणाली है, जैसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो भारत में लागू नहीं है, कहां है, अमेरिका में। तो संसदीय प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, इलेक्शन सिस्टम कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, ये सारी बातें इन टॉपिक्स में आती है। थोड़ा और ब्रॉड जाएंगे तो एक रूप इसमें और देख सकते हैं। अब जैसे हम यदि भारत की बात करें, तो भारत में एक बात अच्छे से समझना, एक तो भारत का आकार छोटा है, बड़ा है, बड़ा है। यदि दुनिया की बात करें तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, इंडिया। तो इसका मतलब क्षेत्रफल, हमारा एरिया जो है ठीक ठाक है, टॉप 10 देशों में आ ही रहा है। तो भारत दुनिया के बड़े देशों में, छोटे देशों में, बड़े देशों में। और यदि इस शब्द की बात करें तो बल्ले बल्ले है। कौन सा शब्द है, पॉपुलेशन। इसमें हम पूरी दुनिया में 7th पे है, तो इसमें हम पूरी दुनिया में 2nd। लेकिन चिंता नहीं करनी, इसी साल हम कौन सी रैंक पे आ जाएंगे, 1st। चीन को पीछे छोड़ के भारत जनसंख्या में कौन से नंबर पे आने वाला है, नंबर 1। इसका मतलब सीधी सी बात है कि हम दुनिया के बड़े देशों में शामिल है। अब बड़े देशों में शामिल है, तो ऐसे में हमारा गवर्नेंस सिस्टम जो होता है, समझना है ढंग से, उसमें केवल सेंटर होने चाहिए या साथ में स्टेट भी होने चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरी कोचिंग एकेडमी जो है सिर्फ उदयपुर तक सीमित हो, तो केवल एक सेंटर होने से काम चल जाएगा। लेकिन मान लो राजस्थान के सभी जिलों में हो, तो एक जगह सेंटर होगा और बाकी जगह डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। समझ में आ रही बात। भाई आज उदाहरण के तौर पे रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है, तो मुकेश अंबानी का पूरे भारत में एक स्टोर है या बहुत सारे स्टोर है। भाई पहली बात तो रिलायंस अपने आप में एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मतलब बहुत सारी कंपनियों को मिला के रिलायंस बनता है। अब उसमें कई सेक्टर की कंपनी है, जैसे जियो अलग है, समझ आ रही बात। रिलायंस के अंदर बहुत सारी कंपनीज होगी, रिलायंस का टेलीकम्युनिकेशन अलग होगा, रिलायंस का एनर्जी अलग होगा, रिलायंस का रिटेल अलग होगा। तो बहुत सारी कंपनियों को मिला के क्या बना है, रिलायंस। अब बताइए, क्या एक आदमी रिलायंस की सारी कंपनियों का मैनेजमेंट देख सकता है, हाँ या ना, नहीं। तो उसे क्या करना होगा, अपने नीचे जो सब ऑर्डिनेट है उनमें विश्वास करना होगा।
और अपनी अथॉरिटी को उनको क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। अपनी अथॉरिटी को उनको क्या करना होगा, ट्रांसफर। अथॉरिटी भी देनी होगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी, और ये कहना होगा कि भाई तुम मुझे सिर्फ रिपोर्ट दो। या फिर ऐसा होगा कि नहीं, आज मुकेश अंबानी रात को 8 बजे बैठता है और 11 बजे तक भारत की हर दुकान का गल्ला चेक करता है, पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है। लेकिन क्या मैं शाम को बैठकर अपनी ऑफिस में देख सकता हूं आज कितनी फीस आई, हाँ या ना? क्योंकि छोटा सा सिस्टम है। जो देश छोटे होते हैं, जैसे मान लो सिंगापुर, जैसे एक देश है जिसका क्या नाम है, सिंगापुर, क्या उसको राज्यों की आवश्यकता है? नहीं। सिंगापुर पूरा अपने आप में एक शहर है। सिंगापुर में कोई रूरल एरिया नहीं है, तो पहली बात कोई सरपंच पंचायत ऐसे सिंगापुर में सिस्टम होते ही नहीं है। और सिंगापुर एक देश के रूप में भले स्टैब्लिश है, लेकिन हमारे दिल्ली से छोटा है। अब ऐसे में सिंगापुर में एक सेंटर सिस्टम से काम चलेगा या नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। जैसे नेपाल है, शायद हो सकता है नेपाल में राज्यों की आवश्यकता नहीं है, नेपाल हमारे कई राज्यों से छोटा है। भूटान हमारे कई राज्यों से छोटा है। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान हमारे यूपी के बराबर है, और यूपी अपने आप में एक स्टेट है। यूपी अपने आप में क्या है? स्टेट है। इसका मतलब जो देश आकार में बड़े होते हैं और जिनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिव ज्यादा होती है, उन देशों में क्या होना चाहिए? केंद्र के साथ साथ क्या होने चाहिए? राज्य। सेंटर का मतलब क्या होने चाहिए? केंद्र। और स्टेट का मतलब क्या होने चाहिए? राज्य। अब ये बात सबसे पहले किसने उठाई? सुनो, इस बात को सबसे पहले उठाया अमेरिका जैसे देशों ने। और यदि आप अमेरिका का नक्शा देखेंगे तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिका है, सबसे ऊपर है कनाडा, इधर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, नीचे नीचे क्या है? मैक्सिको। इसको पूरे को हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक कंट्री के फॉर्म में। जब पहली बार अमेरिका बन रहा था तो लगभग आप इधर का कुछ एरिया डेवलप कर लो, यहां लगभग 13 स्टेट्स थे। कितने स्टेट थे? 13। अमेरिका में ये कहा गया था कि केंद्र और राज्य जो होंगे उसमें स्टेट जो बनेंगे वो एक एग्रीमेंट पे साइन करेंगे, तो ही अमेरिका में वो स्टेब्लिश होंगे, अमेरिका में शामिल होंगे। मतलब एक समझौते पे साइन करना जरूरी है। तो जिसको भी राज्य के रूप में अमेरिका में शामिल होना है उसको एक एग्रीमेंट पे, एक ट्रीटी पे, एक संधि पर क्या करना होगा? सिग्नेचर करना होगा, साइन करना होगा, तो ही वो अमेरिका में शामिल होगा। तो सबसे पहले कितने राज्य शामिल हुए? 13। तो अमेरिका में राज्यों का गठन समझौते का परिणाम है, हाँ या ना? अमेरिका में राज्यों का गठन समझौते का परिणाम है या नहीं? बिल्कुल है। अमेरिका बना 1787 में, और 4 मार्च 1789 को अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। इस समय अमेरिका में सबसे पहले राज्यों की संख्या मात्र कितनी थी? 13। 13 उस समय के जो एरिया थे। आज अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है। कितने स्टेट है? तो धीरे धीरे ये जो आसपास के एरिया थे ये सब उस संधि पे सिग्नेचर करते गए और राज्य के रूप में कन्वर्ट होते गए, और ऐसे अमेरिका में राज्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 50। अमेरिका में राज्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 50। तो अमेरिका में जिसको भी इस पर साइन करना होता, सिग्नेचर करना होता, वही राज्य बनता। तो वहां एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसका नाम था फॉयडस। क्या नाम था? फॉयडस। और फॉयडस को हिंदी में बोलते हैं संधि या समझौता। और फॉयडस से मिलकर एक शब्द धीरे धीरे बना जिसे नाम दिया फेडरल। क्या नाम दिया? और फिर ये एक व्यवस्था बन गई। फेडरल का मतलब वो व्यवस्था जिसमें केंद्र के साथ साथ क्या होते हैं? राज्य। और ये पूछा जाए फेडरल क्या होता है, तो फेडरल में राज्यों का गठन किसका परिणाम होता है? समझौते का परिणाम होता है। तो अब दुनिया में जब भी कभी फेडरल वर्ड आएगा तो इसका मतलब, बच्चों आप हमेशा ध्यान रखो, इसको हिंदी में बोलते हैं संघ। हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ। तो अमेरिका ने अपने आप को क्या बनाया? फेडरल। फेडरल बनाने का सीधा सीधा मतलब है, कोई एक लाइन में पूछे फेडरल क्या होता है, जहां केंद्र के साथ साथ कौन हो? राज्य हो। तो अमेरिका ने कहा भाई हमारा आकार बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, और जो भी अमेरिका में शामिल होना चाहता है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाएगा, इस संधि पर, इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करेगा, तो ही अमेरिका में इंक्लूड होगा। धीरे धीरे करते अमेरिका में कितने राज्य बन गए? 50। तो अमेरिका में राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट किसका परिणाम है?
समझौते का परिणाम है, संधि का परिणाम है। और संधि के लिए क्या शब्द आता है? फॉयडस। और फॉयडस से निकलकर क्या शब्द बना? फेडरल। अब ये पूछा जाए क्या अमेरिका एक फेडरल स्टेट है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि वहां एक केंद्र है और बहुत सारे राज्य है। तो हुआ क्या, जब ये सिस्टम बना तो केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनी। क्या बनी? केंद्र का अपना संविधान होगा, राज्य का अपना संविधान होगा। इसका मतलब हर राज्य का अलग अलग संविधान होगा, ये एग्रीमेंट में लिखा था। तो संविधान केंद्र का अलग होगा, राज्यों का अलग होगा। जैसे डिफेंस, फॉरेन मैटर, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इस तरह के बड़े मुद्दे जो होंगे वो किसके पास होंगे? केंद्र के पास। लेकिन जैसे एजुकेशन, मेडिकल, क्लियर, इस तरह की कई चीजें जो लोगों के लिए जरूरी होती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए जरूरी होती है, वो किसका मैटर होगा? स्टेट का। इसका मतलब केंद्र के अपने विषय होंगे, राज्यों के अपने विषय होंगे। किसमें लिखे गए? संविधान में। तो केंद्र के सब्जेक्ट अलग होंगे, जिस पर केवल कानून कौन बनाएगा? केंद्र। और राज्यों के सब्जेक्ट क्या होंगे? अलग होंगे। जैसे आज इंडिया में भी हम देखें तो पुलिस किसका विषय है? स्टेट का। पुलिस की वैकेंसी कौन निकालता है? राज्य। पुलिस को लेके सारे कानून कौन बनाता है? राज्य। रेलवे केंद्र का, डिफेंस केंद्र का, फॉरेन मैटर केंद्र का, पंचायत राज्य का, नगरपालिका राज्य का। तो विषयों का विभाजन, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। केंद्र के अपने विषय होंगे, राज्यों के अपने विषय होंगे। थोड़ा आगे बढ़े, और केंद्र के पास अपनी नागरिकता होगी और राज्यों के पास अलग से नागरिकता होगी। तो एकल नागरिकता नहीं होगी पूरे देश की। कैसी नागरिकता होगी? डबल। अमेरिका में पूरी अमेरिका की मतलब अमेरिकन रूप से नागरिक अलग है और राज्यों का नागरिक अलग है। इसका मतलब डबल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप क्या है? डबल है। केंद्र की अपनी सरकार होगी और राज्यों की अपनी सरकार होगी। यानी केंद्र का सबसे बड़ा हेड वहां पे कहलाएगा प्रेसिडेंट। अमेरिका का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? सबसे बड़ा नेता कौन होगा? राष्ट्रपति। और राज्यों का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाएगा? गवर्नर। वहां उसको क्या कहते हैं? गवर्नर। और गवर्नर और प्रेसिडेंट का वहां इलेक्शन होता है। बस यही थोड़ा सा, हमारे यहां गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट का जरूर होता है। लेकिन हमारा प्रेसिडेंट नाम मात्र का प्रेसिडेंट होता है, एक्चुअल पावर उसके पास नहीं होती। फिर केंद्र की अलग से लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है, और राज्यों की भी अलग से लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है। जैसे राजस्थान की अपनी विधानसभा, अपनी सरकार और अपना हाईकोर्ट। क्लियर है? केंद्र की अलग से सरकार, केंद्र का अलग से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की अलग से पार्लियामेंट है। ऐसा तो सेम सिस्टम है। अब यदि हम भारत की बात करें तो पहली बात, भारत में राज्यों का गठन किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अब यदि भारत में भी राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट किसी एग्रीमेंट का परिणाम होता तो भारत को भी हम क्या बोलते? फेडरल। लेकिन हमने भारत के लिए फेडरल शब्द का यूज नहीं किया, क्योंकि हम कोई समझौते का परिणाम ही नहीं है। हमारे यहां राज्यों को इस तरह से बाउंड करके रखा ही नहीं जाता। दूसरी बड़ी बात, हमारे यहां राज्यों का अलग से संविधान नहीं होता, पूरे देश का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी में केंद्र राज्य सब इंक्लूडेड है। हमारे यहां राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं होती। हां, केंद्र के विषय अलग होते हैं, राज्यों के विषय अलग होते हैं। इसका मतलब यहां संविधान है, यहां विषय है, नागरिकता है, सरकार है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। लेकिन यहां पे सरकार भी है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन क्या नहीं है? संविधान नहीं है और नागरिकता। एक बात और, राज्यों का गठन किसका परिणाम? एग्रीमेंट का परिणाम। कहां पे है? अमेरिका में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो जब ये बात चली कि भारत को क्या कहा जाए, तो हमने भारत के लिए हिंदी में शब्द यही यूज किया, भारत भी एक संघ होगा। भारत भी क्या होगा? मतलब फेडरल के जैसा होगा। भारत का नेचर भी फेडरल नेचर होगा, लेकिन अमेरिका के जैसा फेडरल नेचर नहीं होगा। तो हमारे सामने सवाल बना कि हम अमेरिका के जैसा फेडरल नेचर नहीं लाएंगे तो कहां के जैसा लाएंगे? तो उस समय दुनिया में फेडरल नेचर तीन प्रकार के होते थे। एक का नाम होता था कॉन्फेडरेशन, एक का नाम होता था फेडरल, और एक का नाम होता था यूनियन। कॉन्फेडरेशन कहां लागू था? तो आपने कभी नाम सुना हो, रशिया का पुराना नाम क्या था? यूएसएसआर, सोवियत संघ। फेडरल कहां लागू था? यूएसए में। और यूनियन कहां लागू था? कनाडा में। फर्क क्या है?
तीनों जगह सेंटर भी होगा, स्टेट भी होगा, तीनों जगह सेंटर भी होंगे और स्टेट होंगे, लेकिन यहां पे सेंटर बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, स्टेट बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, और स्टेट जब चाहे देश से अलग होकर अलग से देश बन सकते हैं। जैसे आज क्या राजस्थान या पंजाब के पास ये पावर है कि भारत से अलग होकर एक राष्ट्र बन सकता है? यदि ऐसा हो तो खालिस्तान आज बन जाए, ऐसा हो तो पंजाब अलग होके क्या बन जाए? खालिस्तान। वहां कई लोग मूवमेंट चला रहे हैं इस तरह का कि हमें अलग से नेशन चाहिए। समझ आ रही बात? पता चला ममता बनर्जी इस डिमांड को आज क्रिएट कर देगा, हमें अलग से बांग्लादेश चाहिए, जैसा वो उसका नाम हो गया बांग्लादेश, हमारा नाम होगा पश्चिमी बांग्लादेश। समझ आ रही बात? केजरीवाल का मैं दिल्ली को तो मंगल ग्रह पे ले जाऊंगा। भाई जो लोग गवर्नमेंट से थोड़ा कोऑर्डिनेट नहीं करे वो अलग से जाने की बात करे यदि स्टेट मजबूत हो। समझ आ रही बात? तो ऐसी व्यवस्था जहां स्टेट ज्यादा मजबूत हो और स्टेट चाहे तो देश का नक्शा बदल दे। हुआ ये, सोवियत संघ में 15 स्टेट थे और 1991 में ये 15 के 15 स्टेट सोवियत संघ से टूट के अलग हो गए और सारे अलग अलग देश बन गए, जिसमें सबसे बड़ा देश क्या बन गया? रूस। उसके बाद नंबर 2 पे यूक्रेन, और फिर आपने कई नाम सुने होंगे, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सुना नाम ये? ताजिकिस्तान। ये सारे देश है जो ऐसे 15 देश अलग हो गए किससे? सोवियत संघ। तो क्या आज के टाइम में सोवियत संघ नाम का कॉन्फेडरेशन जीवित है या खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका है। अच्छा, हिंदी में इसको पूछे तो क्या कहेंगे? कुछ लोग हिंदी में इसको परिसंघ कहते हैं। भले बोल दो परिसंघ, लेकिन नाम क्या होता है? संघ। संघ का मतलब जहां केंद्र के साथ साथ कौन होते हैं? राज्य होते हैं। मैं ये सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन एक बार को जानना जरूरी कि विषय है क्या। सेकंड, फेडरल। फेडरल में केंद्र और राज्य लगभग बराबर होते हैं और दोनों के पास अपना अपना संविधान होता है, अपनी अपनी नागरिकता होती है, अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, अपना लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है। दोनों एक दूसरे में बेवजह इंटरफियर नहीं कर सकते, दोनों को लगभग इक्वल पावर होती है, दोनों अपना अपना काम करते हैं। बेवजह राज्य कभी केंद्र के मामले में और केंद्र राज्य के मामले में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऐसी व्यवस्था को दुनिया में क्या नाम दिया? फेडरल। क्लियर है? अब तीसरा जो यूनियन था उसमें उल्टा है, कॉन्फेडरेशन का जस्ट उल्टा है। केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली, राज्य कंपैरेटिव कमजोर। केंद्र चाहे तो राज्यों का नक्शा बदल सकता है, किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकता है, राज्य को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकता है, राज्य के लिए अलग से कानून बना सकता है, राज्य में स्थिति सही नहीं है तो राज्य में इमरजेंसी लगा के सारी राज्य की शक्तियां अपने में ले सकता है। ज्यादा मजबूत कौन होता है? सेंटर। तो बताओ भारत ने इन तीनों में से कहां से व्यवस्था कॉपी की? तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं छोटे एग्जामों में, भारत ने संघीय व्यवस्था कहां से ली? तो बच्चा रटा हुआ होता है, कनाडा से ली। लेकिन पूछा जाए क्यों ली? बताओ क्यों ली? अब आप शायद बता पाओ, मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी तक समझे हो तो बता पाओ क्यों ली? हम एक नए कंट्री के फॉर्म में एस्टेब्लिश हो रहे थे और यदि हम राज्यों को ज्यादा पावर देते तो ये डर था कि राज्य हमसे टूटकर अलग देश बन जाते। हम ये चाह रहे थे ज्यादा मजबूत, ज्यादा शक्तिशाली कौन रहे? केंद्र। हालांकि इसका कुछ दुरुपयोग हुआ होगा भारत में, कभी कभी केंद्र इतना ज्यादा डोमिनेट हुआ, किया होगा, राज्यों को इफेक्टिव रोल में रहा होगा, कभी कभी बेवजह राज्यों में इमरजेंसी लगाई होगी, ऐसा कुछ जरूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत खड़ा है। आज ये कहा जाता है कि दुनिया के मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम में कौन सा देश है? भारत। आज हमें उन संविधान निर्माताओं को धन्यवाद देना चाहिए। आज हमारा जो फ्यूचर डेवलप हो रहा है, यदि ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती तो शायद हम इस स्थिति में नहीं होते, हमारी हालत भी पाकिस्तान जैसी खराब होती। हमारे यहाँ मार्शल लॉ लागू होता और मार्शल लॉ के दम पे पूरा का पूरा शासन सेना के पास आता और सेना चाहे जो कर सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ सेना के पास इस तरह की पावर है ही नहीं। मार्शल लॉ होता है लेकिन बहुत रेयर, सेंसिटिव एरिया में, पूरे देश में लगाने जैसा सिस्टम है ही नहीं। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। अब जैसे आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप घूमने के लिए दुबई गए, तो आपको कम से कम एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते ये पता होना चाहिए कि दुबई के अंदर कैसा शासन है, दुबई के क्या सिस्टम है, दुबई का क्या कानून, एवरेज, पूरा डिटेल नहीं जानना, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए दुबई कैसा देश है। आप पता चला सिंगापुर गए, आप ब्रिटेन गए, आप अमेरिका गए, आप स्वीडन गए, कम से कम एक अवेयर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए वहां के देश का शासन कैसा है।
तो दुबई तो जाए भाड़ में, हमें ये नहीं पता भारत का शासन कैसा है। बुरा मत मानना, जो अवेयर बच्चा है उसको इन सब चीजों को जानना जरूरी है, और ये जनरल स्टडीज का पार्ट है। ये कोई स्पेसिफिक अध्ययन नहीं है कि कोई बच्चा सोच रहा है, ये सब आपके 8वीं 9वीं 10वीं तक की कक्षाओं में चीजें आ चुकी होती है। बस हमारा उस समय अवेयरनेस इतना नहीं होता कि हम उन चीजों को अडॉप्ट कर पाए। हम भागम भाग में लगे रहते हैं, हमें लगता है 10वीं में थोड़ा स्कोर करना है, तो उस समय हम जो प्रोडक्टिविटी जिसमें ज्यादा होती है उन चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, उन चीजों को पढ़ते रहते हैं। कहीं किसी कोने में इस तरह की बातें होती है तो उसको सिर्फ सिलेबस के तौर पे देखते रहते हैं, ज्यादा डेप्थ नहीं लेते, लेकिन हमें जानना जरूरी है। क्लियर है? अब बताओ, भारत ने संघीय व्यवस्था कहां से ली? कनाडा से, क्योंकि हमें किसको मजबूत रखना था? केंद्र को। अब बताओ, भारत में एक संविधान या डबल संविधान? अमेरिका में डबल, केंद्र का अलग, राज्यों का अलग। क्लियर है? अब कभी आपसे पूछे संघ क्या होता है? संघ वो व्यवस्था होती है जहां केंद्र के साथ साथ राज्यों का एग्जिस्टेंस होता है। क्या भारत एक संघ है? बिल्कुल है। लेकिन भारत कैसा संघ है? कॉन्फेडरेशन, फेडरल या यूनियन? तो जब हम हमारा अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, आर्टिकल 1, संविधान का पहला आर्टिकल, वो कहता है भारत और इंडिया, क्या लिखा हुआ है? भारत या इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा हुआ है? भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब कौन सा राज्य भारत संघ में बाहर से शामिल किया जा सकता है, किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र कैसे बदला जा सकता है, ये सब आपको अनुच्छेद 2, 3 और 4 में मिलेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 में जाते हैं तो दूसरा भाग शुरू हो जाता है जिसका टाइटल है नागरिकता। तो भारत में एक ही नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। हम सब क्या है? भारतीय है। आपने एक फिल्म देखी हो, चक दे इंडिया? देखिए, कितने लोगों ने? उस फिल्म में एक सीन है जिसमें कोच कौन होता है? शाहरुख खान। वो अपने हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम है, जिनसे इंट्रोडक्शन मांगता है। इंट्रोडक्शन मतलब जब पहली बार सब मिलते हैं तो कोच उनसे पूछता है, भाई आप कहाँ से हो, क्या है, अपना नाम बताना, अपनी जानकारी। ग्राउंड पे सारी लड़कियां खड़ी है, तो एक लड़की आती है, वो सबसे बोलती है मैं फलाना झारखंड से। फिर कोई आती है बोलती है मैं पंजाब से, कोई आती है बोलती है मैं बिहार से। बात समझ रहे हैं? वो सबको इग्नोर कर देता है। एक लड़की बोलती है मैं इंडिया से। मैं कहां से? अब जब आप इंडियन हॉकी टीम में खेल रहे हैं, आपको इंटरनेशनल लेवल पे भारत को प्रेजेंट करना है, और उस समय यदि कोई झारखंड, पंजाब, बिहार के रूप में खेल रहा है, क्या उसमें नेशनल इंटीग्रिटी की भावना आएगी? नहीं आएगी। तो हमारे अंदर सब में नेशनल इंटीग्रिटी बनी रहे। हम सब भारत नाम के झंडे से, भारत नाम के ध्वज, भारत नाम के चिन्ह से, भारत नाम के देश से इतने ज्यादा जुड़ाव रहे हमारा कि हमारे अंदर एक पैट्रियोटिक फीलिंग आए, राष्ट्रवाद की भावना आए। और ये तभी संभव था जब हमें एक नागरिकता रखनी होती। आज यदि हम ये कहते कि हम भारतीय भी है और हम कश्मीरी भी है, हम भारतीय भी है, हम राजस्थानी है, तो पहले इंसान अपने आप को लोकल फील करता और फिर नेशनल फील करता। हालांकि अमेरिका का सिस्टम इतना अच्छा बनाया उन्होंने कि वो अपने आप को नेशनल भी फील करते हैं और लोकल भी, लेकिन फर्स्ट अमेरिकन, इस तरह की पॉलिसीज उनकी हमेशा बनी रहती है। तो वहां दोहरी नागरिकता होने के बाद भी नुकसान नहीं है, लेकिन हमें नुकसान था। हमें नुकसान यूं था कि हमारे यहाँ एक पहली बात तो दुनिया भर के रिलीजन है, दुनिया भर की कास्ट है। तो हमारे यहाँ ये शब्द आते हैं ना पीछे, वाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, ये सब हमारे देश में बहुत ज्यादा है, और ये सब हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के बहुत बड़े बड़े चैलेंज है। तो हमें ये डाउट था यदि हम इस तरह से लिबरल होते जैसे अमेरिका है, तो शायद पंजाब के लोग अपने आप को कब का अलग करने की मानसिकता में आ जाते हैं। राजस्थानी पहले अपने आप को क्या लेता? राजस्थानी, और फिर मानता भारतीय। तो ऐसा हमने सिस्टम बनाया। ठीक है? तो इसका पूरे का टाइटल मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हमारा सिलेबस क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, और कौन सा?